अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हैंड ओवर गवर्नमेंट टू इंडी एंड एंजॉय फेस टू फेस की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी को सपोर्ट करना, मैं सपोर्ट करूं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल इकबाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत से लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। अब ये बधाई का मौका तो नहीं है कि आपने जो विश्लेषण किया वो बाकी लोगों से हटकर था। मैंने देखो साथियों, कभी आज का जो ये वीडियो बनेगा ना, इसमें एक सिंगल कट भी नहीं होगा। अगर कोई गैप भी आएगा ना तो मैं अपने एडिटर को बोलूंगा कि वो भी ना काटना। तो मैं वो आदमी हूं, आप लोगों को पता होगा, जिसने अब की बार 400 पार का याद करिए मैंने कभी नारा नहीं दिया। बीजेपी का मैं 295 प्लस माइनस 3-4% पर मैंने कहा था, मैं लोअर की तरफ हूं। 295 प्लस माइनस 3-4%। मेरे आकलन से भी सीटें बहुत कम आईं। बाकी जो 15 वो हुए सर्वे हुए वहां तो वो बिल्कुल ही गलत साबित हो गए। जो 295 की इंडिया अलायंस बात कर रहा था वो भी गलत साबित हो गए। पर मैं आप लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रहा था। मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने बीजेपी की 300 से कम सीट चुनाव शुरू होने से पहले लोअर एंड पर आप लोगों को बताई थी, और एंड तक मैं उसी पर रहा। अब मैं इस वाले वीडियो में बीच में एडिट करके कुछ नहीं दिखाऊंगा। कल के मैंने वीडियो में बोला था बीजेपी 272 260 भी जा सकती है, पर सरकार बनाने का मौका भाजपा को मिलेगा, कुछ सोच के बोला था। उसके बाद मैंने एक मीम भी शेयर किया था, बिकॉज मैं एक नेगेटिव स्लाइड देख रहा था। यस, वो इतनी नेगेटिव होगी ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बाकी जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय देश के बड़े चैनल थे जो 350 बीजेपी 400 पार, आखिर तक मैं कहता रहा कि मैं उस चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हूं, और कभी भी मैं बहाव के साथ बहने वाला आदमी नहीं हूं। आई स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। यहां तक की बात हो गई। अब इसके बाद मैंने आज से अभी 1 घंटा पहले एक रील डाली है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी डाली है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। 245 बीजेपी पहुंच रही है, बड़ी अच्छी बात है, और 295 एनडीए पहुंच रहा है। यानी लगभग 55 सांसद बीजेपी 2 प्लेसेस एनडीए के अपनी बैकअप में लेके चल रही है, क्योंकि बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी से भी बहुत कम आ गई है। ठीक, क्या इन 55 सांसदों को नरेंद्र मोदी जी एडजस्ट कर सकते हैं? क्या उनकी ब्लैकमेलिंग ये एडजस्ट कर सकते हैं? इस 295 में टीडीपी भी है। टीडीपी की आप लोगों को एक बात बता दूं, और जेडीएस की भी एक बात बता दूं, कि इस कैंपेन के दौरान जेडीएस ने और टीडीपी ने बीजेपी से कह दिया था कि हमारा जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसमें हमको मुस्लिम से भी वोट मिलता है, तो यहां पर आपकी जो कैंपेन होगी वो ज्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ के चलिएगा, चीजें जोड़ के समझा रहा हूं। और आज एक बहुत बड़ी बात करूंगा और बहुत बड़ा फैसला आप लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। तो भाई, क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी 245 सांसद लेकर 295 में अपना जो उनका मैनिफेस्टो है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फलाना कंट्रोल, ये वो, अग्निवीर, न्यू लॉ वगैरह वगैरह, क्या उसको निभा सकते हैं? या तो आप कहिए लोगों ने निभाया है तो ये भी निभा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं कह रहा हूं। अटल बिहारी जी की तरह अगर इनको निभाना है कि उस 6 साल के बाद इतना बुरा हाल हुआ उस निभाने के चक्कर में कि अटल जी ने और अडवाणी जी ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 370 को भी अलग कर दिया, राम मंदिर को भी अलग कर दिया था, यूसीसी को भी अलग कर दिया था जब अटल जी की एनडीए बनी थी। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी आ जाती हैं। सोनिया गांधी शायद मात्र 150 सांसद लेके आई थी। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है कि पूरा विपक्ष मिलकर कोई वोट डिवाइड ना हो, पूरी एक विशेष वर्ग कौम मिलकर जोर लगाकर बीजेपी लगभग 250 सीटों तक, 245 सीटों तक पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का पावर क्या होगा। पूरी कौम, उन्होंने फाइनली बीजेपी ने यह बता दिया ऑपोजिशन को कि पूरा गठबंधन कर
एक वोट भी डिवाइड ना कर कर, पूरी कौम एक तरफा वोट डालकर भी तुम 272 नहीं पहुंच सकते। और जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है वो शायद 98, 99, 97, 96 कांग्रेस पार्टी बन के उभर रही है। इतने सब इंतजामात के बाद, तो इस बात के लिए 2 टर्म पूरे होने के बाद तो भाजपा को बधाई है। और जैसा मैंने कल कहा था अपने विशेष भाइयों से कि भाई वोट डालकर तुमने देख लिया, अगर मोदी अपने पर आ जाए तो फिर शपथ मोदी ही लेगा, अगर अपने पर आ जाए, जो मैं नहीं चाहता। तो सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने जब 2004 में शपथ ली थी तो शायद इनके सिर्फ 150 सांसद थे। उसमें क्या हुआ 10 साल, ये भी आपने देख लिया। क्या बंदर बाट हुई है, क्या छींचा लीदर हुई है कि 150 से कांग्रेस 42 सांसद पर 2014 में आ गई थी। अगर इस तरह से मोदी जी को सरकार चलानी है तो उन्हें आज लाख लाख बधाई कि नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा टर्म अपना पूरा करेंगे और तीसरी बार शपथ लेंगे। विपक्ष की इतनी मुहिम के बाद, पदयात्राओं के बाद, भारत जोड़ो, 8,500 रुपए ठका ठकाएगा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, दौलत लोगों की बांटी जाएगी, पूरी कौम एक तरफा, और उसके बावजूद भी शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहा है। वो कद का आदमी है, वो कद का आदमी। नरेंद्र मोदी जी को बधाई। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले ली 245 पर, तो कम से कम 55 सांसद तो इनके बाहर के होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी उनको झेल पाएंगे, पहली चीज। और उसके साथ साथ क्या नरेंद्र मोदी जी 97 सीट्स वाली कांग्रेस और 35 सीट वाली सपा और 32 सीट वाली ममता को लोकसभा में झेल पाएंगे? हां, मेरा जवाब है झेल पाएंगे। बस वो मेरे भाई झेलना ही कहलाएगा, वो सरकार चलाना नहीं कहलाएगा। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पॉलिसी पैरालिसिस होगा, जैसा 2000 स्पेशली 2008 से लेकर 2014 तक, 9 से लेकर 14 तक था। तो इस तरह अगर मोदी जी को सरकार चलानी है तो उनको लाख लाख बधाई है। अग्निवीर स्कीम वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, नए कानून वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने पर तैयार हो जाएं, मथुरा ज्ञानवापी की बात करने को कर जाएं, कहो ऐसे हालात हो जाएं कि यूसीसी की बात करनी बंद कर दें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करनी बंद कर दें, फलाना फलाना इतनी बातें फिर वो करनी बंद कर दें। ठीक, वो अगर ये सब बातें बंद करके सरकार चलाना चाहते हैं तो मैं अपनी बातें करना बंद नहीं करूंगा। ठीक, आप लोग फिर मुझसे बुरा ना मानिएगा, और बुरा मानिएगा तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन मैं बीजेपी से कुछ नहीं लेता, मैं तो सत्य की बात करता हूं। बार बार बोला है, वो सत्य फिसल के जब मोदी जी की तरफ हो जाता है तो लोग समझते हैं मैं मोदी जी का भक्त हूं। ये सेंटेंस आज नहीं मार रहा हूं, ये मैं 100 बार बोल चुका हूं। तो भैया फिर अगर ऐसी सरकार चलेगी, मोदी जी अगर बंदर बाट कराने को तैयार हैं, तो इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। भाजपा का और मोदी जी का अंत की शुरुआत उस शपथ से होगी जो बंदर बाट के बाद नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी शपथ लेंगे, और 29 आते आते सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। दी एंड, अंडरलाइन, फुल स्टॉप, बात खत्म। तो इसमें भाई मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। मैं किसी के लिए रफू करने के लिए मेरा छोटा सा मंच नहीं बैठा है। मुझे भाई किसी से कोई लाभ नहीं हो रहा है, मां कसम बाप कसम, मुझे किसी से कोई लाभ नहीं है। मैं अपने सिद्धांतों को, छोटे मोटे सिद्धांतों को आपने प्यार दिया, आपने समर्थन दिया तो मिशन भारत चलाऊंगा। अगर क्षमता होगी अपने दम पर चलाऊंगा, नहीं होगी बंद कर दूंगा। अपनी लॉ देखूंगा, अपना काम देखूंगा, अपनी एग्रो फार्मिंग करूंगा, सरसों का तेल निकालूंगा, वो अपने क्षेत्र में बेचूंगा, और मेरी जिंदगी जितनी बची है चली निकल जाएगी। हां, अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं संबोधित करते हुए, देश की जनता का शुक्रिया करते हुए, कि जो मैंने सपना भारत का देखा था 29 से 47 तक, जो मेरा मैनिफेस्टो था, जो मेरा एजेंडा था, इस जनादेश पर मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने मन बनाया है मैं विपक्ष में बैठूंगा। तो रिजवान अहमद आज अनाउंस कर रहा है
कि मैं ऑफिशियली बीजेपी को मेल कर कर और अपने जो परिचित लोग हैं उनको मेल कर कर और अपने मॉडरेटर्स चैनल्स वालों को मेल कर कर मैसेज कर कर ये ऑफर देने जा रहा हूं कि मैं भी भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा का प्रवक्ता बनने को तैयार हूं। आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन लीजिए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में बैठने को तैयार होते हैं और जनता से कहते हैं जो 8,500 के लिए, रिजर्वेशन के लिए, एमएसपी के लिए, जातिवाद में फंस के, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विकास की पॉलिसी को या किसी चीज को धोखा दिया है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया सरकार तुम ही बना लो, अब सरकार तुम ही बना लो, चंद्रबाबू जाता है तो जाए, नीतीश जाता है तो जाए, तुम बना लो, देश को दिखा देंगे कि उसने अपना वोट किसको दे दिया। और जब इंडी अलायंस में बंदर बाट होगी, जब लूट मचेगी, जब पॉलिसी पैरालिसिस होगा, यही समझ में नहीं आएगा इन्हें कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और जुलाई से महिलाएं खड़ी होंगी कि लाओ हमारा 8,500, अगस्त से किसान खड़े होंगे कि लाओ हमारा एमएसपी, फिर वो अति पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा कि करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और अमीरों का लेके हमें दो। होने बेटा कुछ नहीं जा रहा, बंदर बाट हो जाएगी। इंदिरा और मोरारजी का जमाना याद करो, बड़ी आहाकार कर कर चुनाव जीत कर, ये तो सारी मेहनत कर कर पूरी कौम अपना ताकत झोंक कर आज खुश हो रहे हैं, और तब भी 2030-2032 पर आके हाँप गए हैं। तो मोदी जी कहें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी सरकार अब आप इन्हीं से बनवा लो। ये बगले झांकेंगे, एक मुहावरा है ना बगले झांकना, यानी समझ में आना नहीं आना कि ये गेम क्या कर दिया। ये शेर छलांग लगाने से पहले 4 मीटर पहले क्यों से चला गया। हमने तो ये नहीं सोचा था, हमने तो सोचा था कि बंदर बाट की एनडीए की सरकार बनेगी और हम विपक्ष का रोल प्ले करेंगे और 29 आते आते हम अपने दम पर 300 पहुंच जाएंगे। यार मोदी ने तो गेम ही पलट दिया, उसने कहा 29 क्यों, तुम अभी सरकार चला लो। क्या ये सरकार चल पाएगी? पॉलिसी पैरालिसिस होगा भाई साहब, लोकतंत्र का चीरहरण हो जाएगा और चल अंदर। एक बात तो साबित हो गई 2 कौड़ी के कि यार देश में डिक्टेटरशिप तो है ही नहीं। क्या कभी ऐसा सुना है कि डिक्टेटर चुनाव हार गया, ईवीएम भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया, वीवीपैट भी ठीक हो गई? अच्छा तो भैया ये तो एक साबित कर दिया मोदी ने कि मैं डिक्टेटर नहीं था, मैं तो विपक्ष पे बैठने को तैयार हूं। और मौका इनको दे दे 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर तुमने इनको मौका दे दिया, 6 महीने से साल भर के अंदर, भाई साहब इस देश में फिर से लोकतंत्र के लिए लोकसभा का चुनाव होगा। और उससे पहले बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि मैं विपक्ष में बैठने को तैयार हूं, तो भाई साहब इनकी सरकार बनने तक की नौबत नहीं आएगी और 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगने लगेगा। उसके बाद 6 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव होगा और फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे यार इन्हीं को 8,500 रुपए के लिए वोट दिए थे तुम, अबे हमने तश्तरी में इनको दे दिया मौका, खिलाओ चला लो सरकार। और इनकी औकात नहीं है कि अपना ये सरकार चला लें। ये सरकार चलेगी? तेजस्वी का रेलवे मिनिस्टर लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? ममता बनर्जी को होम मिनिस्टर अरे उनको तुम इस दहलीज पर खींच के लाओ कि आओ बनो होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, आओ बनो रेलवे मिनिस्टर, आओ बनो बेटा तुम फॉरेन मिनिस्टर, आओ। और ये देश और दुनिया देखेगी कि देश कैसे बर्बाद होता है, देश कैसे बर्बाद होता है। कहां जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहां जाएगा मार्केट, कहां जाएगा 8,500 रुपए, कहां जाएगा एमएसपी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कहां जाएगा सिलेंडर और कहां जाएगा पेट्रोल, फट के हाथ में आ जाएगी। बस सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को इस टाइम वो काम करना है कि जब सिचुएशन बिगड़े तो ऐसा काम कर जाओ जिसकी तुम लोगों ने जिस चीज की तुमसे अपेक्षा ही नहीं की हो, जिसको बोला जाता है आउट ऑफ बॉक्स। और अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें, जैसी भाई 29 में फिर जाना है, फिर ऐसी सरकार बनाकर 29 में जाना है। अगर ऐसी सरकार बनाकर वो सोचेंगे कि इसको जेल में डाल दूंगा, राहुल को जेल में डाल दूंगा, तो बहुत तगड़ा रिएक्शन होगा, जो वीडियो मैंने कल बनाया था। फिर ये नहीं माना जाएगा कि नैतिकता के आधार पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। पूरा समाज ये कहेगा कि डर के कार्रवाई करी जा रही है 29 के मारे। भैया कुछ ना कर पाओगे, बता रहा हूं। तो भैया ये सरकार चल नहीं पाएगी।
फिर वो बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा भाजपा का, बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा योगी जी का, बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा एनडीए का, और इनका सूर्य उदय होगा 29 में। इनका सूर्य उदय अभी करवा दो, 29 का इंतजार ना करो, बंदर बाट में फंस के बहुत नुकसान उठाओगे। तो नरेंद्र मोदी जी अगर बंदर बाट कर कर 55 अलग सांसदों को लेकर कमजोर लाचार सरकार अटल जी के, लोग क्योंकि बार बार कहेंगे अरे पहले भी तो बनी थी, चली तो थी, अटल जी की तरह और सोनिया जी की तरह, मनमोहन सिंह जी का बनाते हैं, तो भाई मुझसे ज्यादा उम्मीद ना करना, आप लोगों का दिल दुखेगा। क्योंकि मैं अपनी नैतिकता इस एज में बिना किसी स्वार्थ के नॉर्मल रूटीन में रहा तो 20-25 साल बाद मर जाऊंगा, मैं अपनी नैतिकता दांव पर नहीं लगाऊंगा, ये मेरा अटल विश्वास है। पत्थर की लकीर भी नहीं कह सकता, ये लकीर मेरे दिल में, मेरे सीने में खिंची हुई है कि मैं अपनी नैतिकता को दांव पे नहीं लगाऊंगा। और अगर मोदी जी पद छोड़ते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, तो मैं अपने आप को समर्पित करूंगा और ऑफर करूंगा, वो मुझे बनाए ना बनाए, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसा है कि लोग अवॉइड करते हैं एंड में मुझको, ठीक है, पर मैं ऑफर करूंगा और पब्लिकली आप लोगों के सामने करूंगा कि मैं ऑफर कर रहा हूं, मैं अगले चुनाव के लिए अपनी ज्ञान को, अपनी वाणी को, अपनी ओरेटरी को नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए समर्पित करना चाहता हूं, नैतिकता और सिद्धांत के आधार पर। लेकिन कुर्सी का शौक, अटल जी वाला शौक, मनमोहन सिंह जी वाला शौक, सोनिया वाला शौक, वो जो गलती की थी राहुल ने और सोनिया ने, आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज तक पूरा भारत पैदल घूम लिया, सारे एक मंच पर आ गए, तब भी 100 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही। ये उसी की गलती है जो मनमोहन सिंह के बीच में जो बंदर बाट वाली सरकार बनाई थी, लोग आज तक गालियां दे रहे हैं। 29 के बाद भाजपा इस देश में 10 साल 20 साल नहीं आएगी, अगर मोदी जी ने इस बार टूटी फूटी सरकार बना ली। जो भागना है जिसको भागना दो। तो मेरा ऑफर है, अगर टूटी फूटी सरकार बनती है, अगर बीजेपी में गवर्नमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस आता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, फलाना धमाका, नेशनलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, इसमें बीजेपी कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है, तो आज से रिजवान अहमद से आप लोग, मैं क्यों बोलूं मैं बीजेपी के खिलाफ रहूंगा, अच्छा काम करेंगे तो उनकी बात बोलूंगा, पर मुझसे ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा। निराश करूं तो छोड़ के चले जाइएगा, ज्यादा निराश करूं तो मिशन भारत को कंट्रीब्यूट ना करिएगा। लेकिन मैं भैया रफू तो कर सकता हूं, मैं जीवन में पेवन नहीं लगा सकता किसी के लिए, अपने लिए भी। और अगर नरेंद्र मोदी छोड़ते हैं तो मैं अपनी सर्विसेज बीजेपी को एज अ स्पोक्स पर्सन समर्पित करना चाहता हूं। वो एक्सेप्ट करें ना करें ये उनकी मर्जी है, इससे साफ आप लोगों से और कोई नहीं बोल सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। पर मोदी जी को बधाई कि 10 साल बाद पूरा विपक्ष एक होकर, पूरा अपना आइडियोलॉजी की ऐसी की तैसी कर कर, और हां उसको भी लेके चलना है, उसको भी लेके चलना है। देख लिया ना तुम्हें किसने वोट दिया, मोदी जी बड़ा प्यार बांट रहे थे, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं भैया। ये ना करा करो, पहले से कह रहा हूं, ये ना करा करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हें कुछ नहीं मिला मोदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। कहीं ना कहीं बात इनकी यार बिल्कुल ठीक है, और ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जब बीजेपी 2019 में आई थी ना, तो उसकी सीटें ज्यादा थी अकेली जमात की, 2014 में भी मेरे ज्यादा थी, तो अभी जो है वो बहुत कम है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो किसी और के साथ मिलके, एनडीए भी बेशक हो पूरी हो, और उसमें जो भी है नेता वगैरह जो भी हैं, तो उनके साथ अगर मिलके करेंगे, अब उनकी बातें माननी पड़ेंगी। अब वो चीजें नहीं कर सकते जो कि ये इन्होंने करनी थी अपने बलबूते पे, अपनी मर्जी से खोल के, वो नहीं कर पाएंगे। अब वही वो जो पाकिस्तान में होता है, नो मोशन, जो सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होती है, तो वो जो है वो आना शुरू हो जाएगी उधर भी, और लोग जो हैं वो ऐसे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था 4 साल बाद, आपको पता ही है। तो जब ये लंगड़ी लूली हुकूमत बनती है ना किसी की भी, तो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। तो बात बिल्कुल मैं कहूंगा कि रिजवान भाई की जो है ना, सर की जो बात है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो 55 जो है संसद जो है वो साथ मिलके जो है हुकूमत बनाएंगे, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। वो पिछली वीडियो में मैंने भी कहा था, नीतीश कुमार जी को जो है वो उन्होंने जो है वो पद मांगे हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री मांगी है, काफी सारी जो है वो उनको देनी पड़ेंगी। अब तो जब वो टीम नहीं रहेगी, जब बड़े पद भी निकल जाएंगे हाथ से, तो वो टीम नहीं रहेगी,
तो फिर मोदी जी अकेले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि टीम वर्क के साथ ये सारा जो काम होता है, ये सारा कुछ टीम वर्क के साथ होता है। तो वो अकेले जो है वो फिर फैसला नहीं कर पाएंगे वो कुछ खास। और वो जो दूसरे साथ नीतीश कुमार, उनकी बात भी माननी पड़ेगी, बाकी की बात भी माननी पड़ेगी। फिर वो जो ये सारा कुछ जितने भी ये सारे कानून हुए, क्या पता वो सारे वापस भी होने शुरू हो जाएं। हम्म। तो वो अपनी मर्जी से वो चीजें नहीं कर पाएंगी। और वो हुकूमत 2029 तक जब ये चीजें नहीं हो पाएंगी, तो जो लोग हैं वो यही क्या कहेंगे कि ये तो बीजेपी ने इस दफा तो कुछ भी नहीं किया, वोट मतलब बिल्कुल अगली दफा बहुत कम हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इंडियन अलायंस जो है वो जीतेगी अगली दफा। अगर इस दफा इंडियन अलायंस को बना देते हैं, अगर वो उनसे कुछ काम नहीं होता, तो फिर बीजेपी का 2029 में मेजोरिटी के साथ आना कंफर्म्ड है, इसमें कोई शक नहीं। क्या पता उससे पहले भी इलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इंडिया अलायंस अगर मिल के, अगर ये सारी चीजें जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे कर देती है, इंडिया अलायंस पूरी मिल के एक दफा, वो जाहिर है वो कर भी सकते हैं। जो एक एकता करके जो है वो बीजेपी को हराना चाहते थे लेकिन हरा नहीं पाए। वैसे हुकूमत अगर उनको मिल जाती है, तो हुकूमत में आके वो सारे मिल के जो है वो ये सारा कुछ कर पाते हैं, तो फिर भी बीजेपी का जो है सफाया हो जाएगा। हम्म। फिर भी बीजेपी वो कहेंगे वो देखो जी इन्होंने तो सारे वादे पूरे कर दिए, अगली दफा भी जो है वो कांग्रेस को वोट मिलेंगे, मतलब इंडिया अलायंस को वोट मिलेंगे। तो ये चीज भी खतरनाक है। तो ये चीज भी मोदी जी देखेंगे। तो लेकिन इस दफा बहुत मुश्किल है उनके लिए। और अगर वो खुल के कहें कि ये मैं इस दफा वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाऊंगा जो मैंने किए थे, इस वजह से क्योंकि मेरी कम सीटें हैं, तो फिर शायद हो सकता है अवाम अगली दफा जो है वो समझ जाए। लेकिन अवाम को चाहिए काम, अवाम ने नहीं समझना होता ये बातों को। अवाम को जब तक काम नहीं मिलेगा, जो वादे किए हुए हैं वो पूरे नहीं होंगे, अवाम अगली दफा वो उनको चूज नहीं करेगी। तो इस दफा बीजेपी जो है वो, उनको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। बिल्कुल ये बात टफ इनकी टाइम बिल्कुल मिलने ठीक है। वाला है, लेकिन हमारे ख्याल में बीजेपी को होल्ड करना चाहिए और होल्ड करके जितनी भी गलतियां इनसे हुई हैं उन सारी गलतियों के ऊपर काम करके उन सारी गलतियों को खत्म किया जाए। सारी खामियां जो इनकी रेशो कम करने में की वजूहात बनी हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो बीजेपी अगर होल्ड करती है तो मेरे ख्याल में उनके लिए काफी आसानी है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि बेशक उनके पास पूरा कंट्रोल नहीं होगा लेकिन जो कंट्रोल होगा उससे वो काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और करने की कोशिश भी करेंगे। और कांग्रेस को अगर मौका मिल जाता है तो हो सकता है कि कांग्रेस इस बिना पर डेवलपिंग के काम करना शुरू कर दे कि यार हमारे पास मौका है, शायद अगली दफा मौका ना मिले और करेंगे हम जो फिर। है कि बीजेपी को क्लीन स्वीप बोल्ड कर सकते हैं। और वो शायद कोशिश करें और कर भी जाएं, ये भी कोई पता नहीं है। क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स का जो मैदान है ना, इसमें बाज़ औक़ात हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अक्सर उसके मुखालिफ सिमत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो वो सिस्टम हो गया है कि जो लोग कहते थे, जो कट्टरपंथी जो नेगेटिव लोग कहते थे कि मोदी जो है वो डिक्टेटर है, उनके मुंह के ऊपर तो एक थप्पड़ पड़ा है। उनको तो पता चल जाना चाहिए अब ये उनके तो मुंह मैं भी पे। कहता हूँ, पिछली वीडियो में कहा था कि डिक्टेटरशिप जो है वो नहीं रही है, वो वो खत्म नहीं हो है चुकी है वो। हिंदुस्तान में भाई, जमहूरियत है। और ये देख ले कि इतनी बड़ी दलील है जमहूरियत की कि आज सारी दुनिया हिंदुस्तान की जमहूरियत की तारीफें कर रही है कि यार देखें कि जो इतने ज्यादा डेवलपिंग के काम करने के बावजूद भी बीजेपी को टफ टारगेट मिला है। और इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी के कंट्रोल में अवाम नहीं है, अवाम अपनी मर्जी की मालिक है, अवाम के पास फ्रीडम है, अवाम की अपनी मर्जी है कि वो कहाँ पे वोट डाले। उसमें साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, साफ इतनी शफाफ जमहूरियत इलेक्शन है यहाँ हुए पे, हैं ये तो बाकी सही बात है। बिल्कुल इसीलिए तो रिजल्ट देख लें कि ऐसे ऐसे आए हैं कि जहां पे आवाम सोच भी नहीं सकती थी कि भैया ये हो कैसे गया। और ये ऐसा एक थप्पड़ है उन लोगों के मुंह मुंह के ऊपर, जैसा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुंह के ऊपर पड़ा था कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामिनेट लोग थे, जो बड़े बड़े तज्जियाकार थे, वो कहते थे जी कि इंडिया के पास एक ऐसा बॉल है जिसमें कुछ चिप फिट है और इंडिया अपनी मर्जी से उसको मूव करवा रहा है, इंडिया अपनी मर्जी से बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। लेकिन जब वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं तो फिर इंडिया की तरफ से बयानात चले थे कि आज वो बॉल कहाँ है जिसमें चिप लगी हुई थी, और वो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर थप्पड़ था कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर चिप थी तो जो इंडिया वो तो वर्ल्ड कप हार ही नहीं सकता था। वो सारे मैच जीते आए हैं लेकिन जो लास्ट मैच था वो हार गए। और उसका दुख भी हिंदुस्तान की आवाम को भी बहुत हुआ था और हिंदुस्तान की टीम को भी बहुत हुआ था। और यहाँ पे ऐसे लोगों को दुख तो अभी वैसा ही हुआ होगा जैसे पाकिस्तानियों को हुआ था, जो लोग कहते हैं जी कि मोदी जी जो हैं वो एक डिक्टेटर हैं। हाँ, डिक्टेटरशिप यहाँ पे जो बात थी वो वाली वो फेल हो चुकी है।
डिक्टेटरशिप होती तो एक और भी चीज है ना, अगर इस दफा जो है वो मोदी सरकार अगर अपना इन पे केस खोलती है किसी पार्टी पे, जैसे कि पिछली दफा केजरीवाल को भी जो है वो अंदर गए किसी केस की वजह से, तो इस दफा लोग यही समझेंगे कि ये डर चुकी है पार्टी और इसलिए जो है वो 2029 से पहले पहले इनका सफाया करना चाहती है। अब ये भी बात होगी, फिर सिंपति में वोट जाएंगे उधर। कंट्रोवर्सी जो है वो पार्टी के दरमियान चलती तो रहती है, वो तो कोई शक नहीं, लेकिन इन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया वो मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता जुलता है कि टूटी फूटी लंगड़ी हुकूमत जो है उससे बनाने से बेहतर है आप उसको लीक कर दें, उन्होंने के हाथों में दे दें कि ले भाई इसको संभालो इसको चलाओ, ताकि वो एक किस्म का रिएक्शन होगा अवाम के अगेंस्ट, कि उन लोगों के अगेंस्ट चलती फिरती ठीक ठाक हुकूमत को उन्होंने लंगड़ी हुकूमत बना दी है, और दोबारा उनको मतलब उनके बिहाफ में काम करने के बावजूद उनको वो दोबारा मौका नहीं दिया उन्होंने। और ये भी अजीब चीज़ है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब मैं अगर काम ठीक कर रहा हूँ तो मेरे नीचे ये दोनों हैं, अली भाई और समीर हैं, ये काम इधर देखेंगे यार काम ठीक कर रहा है, इसने बेहतर काम किया, गाइड अच्छा कर रहा है, आगे लेके चल रहा है, तो ठीक है यार इसको रहने दो, ये चल रहा है ना बेहतरीन चल रहा है, देखेंगे जब कोई लेट डाउन होगा या कुछ, हम है ना सपोर्ट में पीछे, तो फिर उस हिसाब से एक टीम वर्क होता है, चलता है, अवाम भी सपोर्ट करती है। अगर यही लेट डाउन करने की कोशिश बोलेंगे यार चल रहा है बट ठीक है, हालांकि ठीक चल रहा हो, हर चीज काम ठीक हो रहा हो, तरक्की हो रही हो, हर चीज बेहतर हो रही है, लेकिन ये कहीं हटाओ यार इसे, हम आगे आते हैं, तो आए आगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आगे आगे और फिर उस लेवल से आगे शुरू करने की बजाय उसको डाउन कर दें। यहाँ पे सिचुएशन जो है वैसी हो चुकी है, वो आपने आप जो है ना वो पिलर जो है ना एक ऐसा पिलर जो है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप निकालेंगे तो पूरा मुल्क जो है क्लैप्स कर सकता है। और वो जो आपने तरक्की की है ना पीछे इतने सालों में, वो एकदम से लेट डाउन हो सकती है, नो बडी नोज के क्या होने वाला है। मोदी सर के बिहाफ में जो उन्होंने रिजवान सर ने जो ओपिनियन दिया है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक है। तो ये थोड़ी होता है कि आप किसी को मतलब उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, तो उसका ये मतलब नहीं है उसके बिहाफ में आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप सिर्फ हक सच की बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं वही चीज़ कर रहे हैं, यार हमें जो नज़र आ रहा है वो ये चीज़ नज़र आ रही थी, अगर मैं वहाँ पे इंडियन सिटीजन होता मेरे ख्याल में मेरा वोट जो है उसी बंदे को था, कंफर्म बात है। क्योंकि राहुल बोल रहा है अभी आऊंगा, वो अमीर लोगों से पैसे लेके करना है, एक और दो योजना उन्होंने बताई हुई है, तो वाम को उस चीज के पीछे लगाया हुआ है, तो वाम कुछ वाम जो है उनको इस वे से भी सपोर्ट कर रही है, कुछ ने और वे से सपोर्ट नहीं किया कि गलत बंदों को खड़ा कर दिया, कुछ लोगों ने सीएम की वजह से वो जो योगी जी थे उनकी वजह से नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि आखिर पे रह क्या जाता है फिर वही बात के वो जो अली भाई इमेजिन कर रहे थे, मैंने भी सुनी थी कि योद्धा मंदिर जहाँ पे बन गया है और वहां के अवाम ने उनको सपोर्ट नहीं किया। चल क्या रहा है दिमाग में, मतलब कुछ सोच है कुछ, मतलब कोई बता सकता है कहीं कि यार ट्वीट करके कि हाँ मैं इंडियन हूँ और मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, अच्छा मेरे जहन में ये चल रहा था कि राहुल सर आएंगे तो उनसे बेहतर होगा, तो हम जो है छलांग लगाना चाहते हैं 20-25 साल वाली आगे, तो बहुत तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, तो इसीलिए राहुल सर को जो है ना वो इकतदार पे लेके आ रहे हैं। क्या चल क्या रहा है, वो एलियन है, वो इंसान ही है, इंसानों की तरह काम करेंगे, चीज जो है स्टेप बाय स्टेप होती है, तो मौका उनको देना चाहिए था, बजाय इसके आपने मौका उनसे खींच लिया है, अब उनको जो है दो तरफा रास्ते पे खड़ा कर दिया, अब आप इम्तिहान लेना शुरू कर दिए, ये जैसे रिजवान सर कह रहे हैं कि आप इम्तिहान में पड़ गए हैं कि एक्सेप्ट करें तो उनके अंडर रहना पड़ेगा, वो जो उन्होंने लॉ इम्प्लीमेंट किया वो रिवर्सिबल होंगे, वो तो मोदी हुकूमत करना नहीं चाहेगी, और मेरे ख्याल में वो होने भी नहीं चाहिए रिवर्स जो उन्होंने लिए हैं। क्योंकि जब बंदा इकतदार में आता है कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबियां होती हैं, तो उसको फोर्सफुली ठीक करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको वो अपने ऊपर ब्लेम लेना पड़ता है। मोदी हुकूमत ने जो फैसले कुछ लिए हैं उनके ऊपर ब्लेम आए हैं, नो डाउट इफेक्ट हुआ है उस चीज का, वो दरार पड़ी है उसके दौरान अवाम के और उनके दरमियान जो प्यार मोहब्बत का एक गहवारा बना हुआ था ना उसमें दरार पड़ी है इन चीजों को लेकर, वो 3 तलाक और मुस्लिम पक्ष में भी और दूसरे हिसाब से अगर कर लें ये 370 में हाल वो किया था उसको लेकर, और जैसे राहुल जी कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम रिवर्स कर लेंगे, वो आरजे रोने की वीडियो में मैंने सुना था उस चीज को। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर है, लेकिन यार वो फोर्सफुली करना पड़ता है, आपको आपको अपने ऊपर ब्लेम लेना पड़ता है कुछ ठीक करने के लिए, तो वो मोदी हुकूमत ने लिया। अब लोग कह रहे हैं कुछ लोग पाकिस्तान में इस चीज को सपोर्ट, वो अच्छा है वो साइड पे हो जाए तो बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर, वो क्या बेहतर है पाकिस्तान के लिए, क्या करना, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा इससे, क्या होगा,
भाई उनके इंटरनल मामला है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आपने उसके ऊपर वार्तालाप करनी है तो फैक्ट्स को जाने, उसके बाद वार्तालाप करें, ताकि पता चले कि बंदा सेंसिबल बात कर रहा है, कोई सेंस में आती भी हो। तो बहरहाल वो लोगों को ओपिनियन अपना है, वो अलग अलग तरीके से एक हिंदू मुस्लिम को लेकर वो चीज़ जो है वो करते हैं। और इसलिए हालांकि कोई भी राहुल भी आ जाएगा कल को, वो भी कोई ऐसा लॉ निकाल देगा, ये उसके खिलाफ भी हो जाएंगे। तो बहरहाल ये सियासी मामला हैं जी। देखिए अब मोदी हुकूमत क्या है इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, वो तो देखने लायक होगा, वक्त ही बताएगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, क्या लग रहा है आपको? अब बोर तो नहीं हो रहे हमारी कन्वर्सेशन से? अगर बोर हो रहे हैं तो इधर उधर निकल जाए थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाए, वीडियो देखें, एंजॉय करेंगे आप। मिले जुले एक्सप्रेशन हो, मिले जुले ओपिनियन हो तो मजा आता है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।